नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच अपने टारगेट को देखते हुए एनसीईआरटी साइंस समरी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आ गया हूँ। हमारा टारगेट है बीपीएससी तैयारी 4.0, जिसमें विज्ञान से जो बच्चे हैं वो इसको अपना बेस बनाकर तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 7 जीवों में विविधता को पढ़ लिया था। आज अध्याय 8 गति यानी मोशन को पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे हम पहुँचते हैं अध्याय 8 पर। तो देखिए मित्रों, ये हमारा अध्याय 8 हमारे सामने और ये रहा गति चैप्टर यानी मोशन। तो चलिए सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है, वेन और आर्टरी में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान होती हैं। पृथ्वी पर हर एक चीज़ अपनी अपनी गति में चल रहा है। हम प्रायः ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कोई अवस्थाएं नहीं है जिसमें ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं या पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों की विरामावस्था में पाता है, यह अवलोकन एक संकेत है कि हर एक वस्तु कुछ न कुछ गति में गतिमान रहती है। उसके बाद लिखा है मित्रों, यहाँ पर बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर भी गतिमान हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन भी कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमने इस पाठ की भूमिका को पढ़ लिया। अब हम सीधे पहुँचते हैं इस पाठ के सारांश पर। सारांश हम जानते हैं, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के लास्ट में व्हाट यू हैव लर्न यानी आपने क्या सीखा के फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में देती है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है आपने क्या सीखा यानी समरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लाइन इज गिवन हेयर एंड ट्राई टू रीड इट। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। स्थिति में जो परिवर्तन होती है उसी को हम मोशन कहेंगे। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। और दूसरे लाइन में यहाँ पर लिखा है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि नियत है या बदल रहा है। ये किस पर निर्भर करेगा? उस वस्तु के वेग पर। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन ही उसका वेग होता है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। ग्राफ बना के हम आप दर्शा सकते हैं उसकी समान और असमान गति किस तरह किस दिशा में है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न 3 समीकरण के माध्यम से की जा सकती है। कौन कौन वो 3 समीकरण है? एक हो गया v बराबर u प्लस ए टी, और एक हो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक हो गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर जो u है, u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग है, और t इसका समय है, और t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करता है। ये हमारा त्वरण को प्रदर्शित करेगा। इसका अंतिम वेग v है, जो यहाँ पर v यूज़ किया गया वेग के लिए, अंतिम वेग के लिए यूज़ किया गया, और t समय में तय की गई दूरी जो है वो हमारा s इक्वल टू यहाँ पर बताया गया है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। अगर वो एक समान चाल से चल रही है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। तो ये था इस पाठ का सारांश। देखिए यहाँ पर लड़का है, इसमें चित्र 8.10 पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। आप हाथ में एक डोरी ले लीजिए, डोरी में एक पत्थर बांध लीजिए, उसको घुमाइए, तो ये जो पथ तैयार होगा इसी को हम वृत्तीय पथ कहेंगे, और इसकी गति जो है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। तो चलिए अब एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती जाती है? उसका वेग का परिमाण जो सेम रहता है लेकिन गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हम बताया है, जो किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। चित्र 8.9 में किसी एथलीट जो धावक है उसको आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। किसी धावक को मान लीजिए यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए ए पॉइंट पर, और उसको इस आयताकार पथ पर घुमाया जाए।
उसके बाद क्या कह रहा है, आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों में A से B पर आएगा, फिर B से C पर, C से D पर और फिर D से A पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोणों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। उसकी जो चाल है वो नियत बनी रहे, इसलिए जब कॉर्नर आएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी अपने चाल में परिवर्तन लाएगा। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आयताकार पथ है तो यहाँ पर इसको 4 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसमें 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला होगा, क्योंकि इसमें 4 टर्निंग पॉइंट है। ये आयताकार हमारा पथ है। इसी प्रकार षटकोणीय पथ है, हेक्सागोनल पाथ है, इसमें आपको 6 बार अपनी दिशा को बदलनी होगी। और ये ऑक्टागोनल पाथ है, अष्टकोणीय पथ, इसमें आपको 8 बार, और वृत्तीय पथ में आपको 1 बार भी अपनी दिशा नहीं बदलनी होगी। वृत्तीय पथ पर वह गति करेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF, यानी यही षटकोणीय पथ जो है ABCDEF पर अब दौड़ेगा, के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 8.9b में प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार, क्योंकि षटकोणीय पथ है, 6 कोने बने हुए हैं, इसलिए 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार न होकर अष्टभुजाकार होता तो ABCDEFGH जो ये वाला है, इसमें उसको 8 बार अपनी दिशा को बदलना होता है। यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ रही है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ा दें तो उन भुजाओं के आकार कैसा होगा। अगर यही भुजा जो टर्न लिया जा रहा है इसको धीरे धीरे हम अनिश्चित बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तब एक वृत्तीय पथ का निर्माण हो जाएगा उसी दूरी में। अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार जो लगभग वृत्त के समान हो जाता है। जैसा है देखिए, यहाँ से जब 4 से इसको 6 कर दिया गया तो कुछ ऐसा वृत्त वाला में आया, फिर 6 से 8 किया तो ऐसा है, फिर ऐसा 8 से 10, 10 से 12, 12 से 20 करते जाएंगे, तब एक समय आएगा जब वो वृत्तीय पथ बन चुका होगा। वही यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो देखिए, इस के माध्यम से आपको समझाया गया जो वृत्तीय पथ पर दौड़ना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर टर्निंग पॉइंट नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग उसका v होगा, और v बराबर हो जाएगा 2 × r, यानी रेडियस का दुगुना करके समय से भाग देंगे तो उसका जो है वेग वो निकल जाएगा। उसके नीचे लिखा है मित्रों यहाँ पर कि जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो एक समान वृत्तीय गति के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। देखिए, बहुत सारे ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। इस ग्राफ के माध्यम से एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ ऐसा होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु की वेग समय ग्राफ इस प्रकार से होती है। फिर यहाँ देखिए ग्राफ और दिखाया गया है, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ ऐसा बनेगा, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ के माध्यम से भी हम दूरी समय ग्राफ को दर्शित करते हैं। बहुत सारे ग्राफ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलिए दिशा के साथ चाल को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसी को हम वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग जो हमारा था वो और अंतिम वेग दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत वेग निकल जाएगा। यानी v एवरेज जो हम निकालेंगे वो u प्लस v को, यानी प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करेंगे, अंतिम वेग को v से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ v a b जो औसत वेग है, एवरेज स्पीड है, u प्रारंभिक वेग है और v जो है वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो इसके लिए आगे एक फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने
करने के लिए एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा दिया गया समय। यहाँ पर यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u है और t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण जो हमारा त्वरण को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण बराबर हो जाएगा क्या, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करके t से भाग देंगे तो आपको वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा। वेग में परिवर्तन तभी निकलेगा जब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस करेंगे और समय से उसको भाग देंगे तो हमारा त्वरण निकल जाएगा। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाएगा तथा यदि वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाएगा। त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण भी कहा जाता है। जैसे एक समान गति था वैसे ही एक समान त्वरण होगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। इस तरह से हमने देख लिया गति का ग्राफीय दर्शन भी हमने, दूरी समय ग्राफ ये सब देख लिए। तो चलिए मित्रों, गति का दर मापन देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। गेंद फेंकने की चाल अलग अलग दर में कितनी होगी कितनी नहीं होगी सब यहाँ पर बताया गया है। औसत चाल बराबर यहाँ दिया गया तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि, यानी v बराबर जो हमारा हो जाएगा s/2। तो इस तरह मित्रों हमने आज मोशन चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।